Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj। टेस्ट नंबर 6 करेंगे हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का। तो इसमें मैंने रिट लेवल 2 का जो 7 फरवरी 2016 को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ही क्वेश्चन जो इसमें अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो हर स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए इसे, और हो सके तो नोट्स भी बनाएं। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताया करें और फिर उससे मेरे को मैच किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? सीखने के जो सही स्तर हैं, पहले तो तथ्य होगा, ये तो बिल्कुल सही है, तथ्य ही होता है पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पर सूचना होती है, हमें पहले तथ्य मिलता है फिर सूचना मिलती है। उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता, बोध होता, फिर प्रज्ञान होता है। तो इसमें कहाँ मैच कर रही है? तथ्य है, सूचना है, ज्ञान प्राप्त है, बोध है, प्रज्ञान है। तो ऑप्शन सी राइट है फर्स्ट का। नंबर 2, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है परिपक्वता के कारण, वो कोई भी अधिगम नहीं होता। पूरी तरह रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं होता ये। नंबर 3, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्याक्षिक प्रक्रिया या फिर संप्रत्यय अधिगम। तो चिंतन जो होता है वो प्रतीकों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राइट है। नंबर 4, प्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का। तो जो अप्रत्यक्ष जो पद समस्याओं का उपयोग होता है वो प्रौढ़ प्रयोजों के लिए होता है। ये ऑप्शन बी राइट है इसका, बच्चों के लिए नहीं होता ये। नंबर 5, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? तो समस्या के अचानक समाधान जब मिल जाता है तो उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ बच्चे इसको प्रत्यक्ष एवं भूल ये मानेंगे, तो ये नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी होगा, सूझ का सिद्धांत। नंबर 6, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है संवेदना, तो यह मानसिक विकास की बात है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7 जो है उसका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। नंबर 8 देखते हैं। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सामाजिक स्तर से जो ऊंचे परिवार होते हैं, जो संपन्न परिवार होते हैं, मनोविज्ञान उनमें मानता है कि उन बच्चों का उपलब्धि स्तर अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसा मनोविज्ञान मानता है। तो जो मेरेडिथ थे उनके अध्ययन के अनुसार जो सामाजिक स्तर में ऊंचे परिवार होते हैं उनके जो बालक होते हैं अधिक स्वस्थ होते हैं और विकसित होते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नंबर 9, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो कैटल ने जो शील गुण दिए थे, तो कैटल ने जो शील गुण दिए थे इसमें 13 नहीं, 15 नहीं, 16 दिए थे। नंबर 10, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था, वह क्या था? तो शाही डब्बा परीक्षण, ये तो नहीं था। वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, ये भी नहीं था मुरे का। तो मुरे ने दिया था विषय आत्मबोध परीक्षण। ऑप्शन सी राइट। नंबर 11, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। अब व्यवहारिक जो बुद्धि होती है, कई स्टूडेंट बोलेंगे सामाजिक बुद्धि होती है, नहीं, रॉन्ग है। सामाजिक बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता। तो जो व्यवहारिक बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट। नंबर 12,
बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या क्या है? 90, 110, 135, 120। तो त्रिआयामी जो सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के जो कारक होते हैं वो होते हैं हम 120। ऑप्शन डी राइट है। नंबर 13, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता कही जाती है। परिवेश की वस्तु यानी कि जो हमारे आसपास में कोई वस्तु रखी है और हम उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तो इसमें प्रबलन तो बिल्कुल नहीं है, दो तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रेरक और उद्दीपक है। उद्दीपक, कई बच्चे उद्दीपक और इसमें दोनों में कंफ्यूज होते हैं। उद्दीपक जो होता है हमारे अंदर दिमाग में जो हमें जोर मारता है जो चीज़, वो उद्दीपक कहेंगे उसको। लेकिन सामने वाली जो चीज़ हमें दिख रही है, जो हमें प्रेरणा दे रही है इसको हमें पाना है, लेना है, हमें उसे हासिल करना है, तो वो प्रेरक है। तो सामने की जो वस्तु वो प्रेरक कहलाती है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। 14 देखते हैं अब। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए। हर अभिभावक ये चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है अच्छा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो समुदाय के विचार भी हो सकते हैं क्योंकि समाज दर्पण होता है हर चीज़ का। शिक्षक का निर्णय भी कई बार पक्षपाती हो जाता है। तो बी और डी है, लेकिन जो बी है वो ज़्यादा वजनदार है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए अधिक महत्व। 15 देखते हैं, 15 नंबर। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन या फिर उदात्तीकरण। 15 नंबर, 15 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उदात्तीकरण। ऑप्शन डी राइट है 15 का। नंबर 16, 16 नंबर। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। तो इसमें जो है ये सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग का संबंध जो हम निश्चय करते हैं, तो इसमें डिसलेक्सिया का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन बी है। 17, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा, जो मजबूत अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन तो जो दिया जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा जल्दी सीख लेता है। ऑप्शन सी राइट है। नंबर 18, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक या फिर प्रखर बुद्धि बालक। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें प्रखर बुद्धि बालक को तो नहीं, पिछड़े बालक को भी नहीं, सामान्य को नहीं, मंदबुद्धि को। 19, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर? नहीं, इनाम देंगे तो और ज़्यादा चोरी करेंगे फिर, ये तो नहीं। उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर? सजा तो किसी चीज़ का समाधान नहीं, ताड़ेंगे तो फिर बच्चा और ज़्यादा कई बार बिगड़ जाते हैं, तो उदाहरण देकर। नंबर 20, अनुसंधान से जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, डैश कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर राइट ऑप्शन क्रियात्मक, क्योंकि जब सब मिलके क्रियाकलापों में भाग लेते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान। नंबर 21, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि के जो परीक्षण होते हैं वो 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार से या 3 प्रकार, 6 प्रकार से है ये उपलब्धि के परीक्षण। नंबर 22 देखते हैं 21 के बाद। अब हमारे हिसाब से तो ये 21 नंबर का 6 है, लेकिन बोर्ड ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया था। जब हम इस पेपर में अपीयर हुए थे 2016 में राजस्थान में, तो उन्होंने सबको अंक दिया था इसका, लेकिन 21 नंबर क्वेश्चन का अब कोई 2 भी कहता, कोई 4 कहता, कोई 6 कहता है। 22 नंबर देखते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था? तो 22 में ये देश में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।
2009 में तो ये बना था, ये तो नहीं है दोनों, तो 1 अप्रैल 2010। नंबर 23, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं। जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका डी राइट, डी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये दोनों के दोनों राइट है। 24, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। 25, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या फिर निदानात्मक। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन है इसका योगात्मक मूल्यांकन। नंबर 26, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का जो प्रारंभ होता है वो केवल 1 कोष से होता है। ऑप्शन बी राइट है। 27 नंबर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। 27 नंबर जो है तो छोटा बच्चा जो होता है वो नैतिक नहीं होता, ये यहीं कट है। दूसरों पर निर्भर रहता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो कौन सा नहीं है विशेषता? तो सी ऑप्शन राइट है। नंबर 28, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम या फिर शक्ति और गति। 28 नंबर राइट ऑप्शन है इसका जो शक्ति और गति, क्योंकि गामक विकास की बात है ना इसमें, मांसपेशियों के और पैरों के उचित उपयोग की, तो शक्ति और गति है, मस्तिष्क का कोई रोल नहीं इसमें। नंबर 29, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी? मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन। 29 नंबर क्वेश्चन तो इसका क्रो एंड क्रो दी थी, ऑप्शन सी राइट है 29 का। नंबर 30 क्वेश्चन, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था होती है, कई जो स्टूडेंट वो किशोरावस्था पर टिक करेंगे लेकिन वो गलत है। तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था होती है। इसमें ना तो बच्चा बड़ा होता ना छोटा होता, बीच में रहता है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6, टेस्ट नंबर 6। ये पेपर 2 से लिया गया था। राजस्थान में जो पेपर हुआ था रीट 2016 7 फरवरी को हुआ था, उसके टीजीटी के क्वेश्चन है ये। हम अपनी जो टेस्ट सीरीज़ रखते हैं, हर टेस्ट सीरीज़ में हम ओल्ड पेपर के क्वेश्चन ही रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और भी ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू ऑल।